एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली। आज लेक्चर नंबर 28 नाइन्थ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हम शुरू करेंगे। जैसे आपको इल्म है कि हमने एल्गोरिदम वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है और हमने लास्ट टाइम एल्गोरिदम के डिफरेंट किस्म के जो रिजर्व वर्ड्स हैं उस पर बात की थी, एक दो एग्जांपल्स भी की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम वाला टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 28 शुरू करेंगे, नाइन्थ कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले देखते हैं स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में 27 में। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 27 में हमने एल्गोरिदम वाला टॉपिक शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है। एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच वी फॉलो अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिदम क्या है कि महदूद स्टेप्स का एक सेट है जिसको फॉलो किया जाए तो हम कोई ख़ास काम सरंजाम देते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। एल्गोरिदम हमेशा स्टूडेंट नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन। लिहाजा इंसान इसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसकी मैंने सिंपल आपको स्टूडेंट डेफिनेशन बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम को मरहलावार तरीके से हल करना एल्गोरिदम कहलाता है। और ये स्टूडेंट अक्सर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो बेसिकली दोनों क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि एल्गोरिदम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बेसिकली स्टूडेंट ये एक ही स्टेप है। फिर ये एक क्वेश्चन और बाद में पूछ लेते हैं कि व्हेन योर एल्गोरिदम इज रॉन्ग विच टाइप ऑफ एरर विल बी अकर। तो जब स्टूडेंट आपका एल्गोरिदम गलत है तो आम तौर पर जो है वो लॉजिकल एरर आता है। जब भी कोई प्रोग्रामर जो है कोई प्रोग्राम बनाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट एल्गोरिदम बनाता है। एल्गोरिदम बनाने के बाद उसको जिस लैंग्वेज में उसने सॉफ्टवेयर तैयार करना उस लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करता है और उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, कोडिंग। तो एल्गोरिदम में बेसिकली द प्रोग्रामर एक्सप्रेस देयर लॉजिक इन देयर ओन वर्ड्स, कि वो क्या करता है कि जिस भी लैंग्वेज या जिस भी सॉफ्टवेयर में उसने कोडिंग बनानी है वो उसका पहले इस्तेमाल नहीं करता, उसको अपनी वर्डिंग में शीट के ऊपर उसकी पूरी लॉजिक को लिखता है स्टेपिंग में कि उसने स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है। तो उस पूरी की पूरी स्टेपिंग को वो एक तरतीब के साथ जो है वो लिखता है, ठीक है। और उसके बाद उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट जो है उसको कन्वर्ट कर देता है। आगे था रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट प्रोवाइड द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इसमें आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, यानी इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का एक कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन देंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, पहले एक एल्गोरिदम बनाता है, देन ट्रांसलेट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसको लिखना और समझना जो है वह बहुत ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी। आमतौर पर एल्गोरिदम बनाते हुए एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ जो लिंक है वो करवाना जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम, कि किसी भी एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर दफ़ा आप उसके अंदर आसानी से तब्दीली भी नहीं कर सकते। यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। आप गो टू वाली आज एक आधी एग्जांपल करेंगे कि बाद दफ़ा अगर हम गो टू स्टेटमेंट गो टू जो है वो अप्लाई करें तो उससे जो है वो एल्गोरिदम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। फिर हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट बात की थी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बनाने के लिए कौन कौन से नोटिफिकेशन यूज़ होते हैं, कीवर्ड यूज़ होते हैं। स्टार्ट, कि जब भी हमने कोई एल्गोरिदम बनाना तो पहला स्टेप जब स्टेप 1 लिखते हैं तो उसके साथ हम स्टार्ट लिखते हैं। फिर स्टूडेंट दूसरे स्टेप पे हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट में जो भी हमने वेरिएबल लेने वैल्यू इनपुट करवाते हैं और बेसिकली
इट इज़ यू टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी जब भी बेसिकली हम वेरिएबल लेते हैं, ये बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल लिए, तो ये बेसिकली वेरिएबल क्या करते हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह लोकेशन बना देते हैं ए और बी। ठीक है, ये सपोज मैंने ए की वैल्यू दे दी 10, इट्स मीन दैट ये वहाँ लोकेशन में जाकर क्या स्टोर हो गया 10। दूसरी वैल्यू में दे देता हूँ बी इज़ इक्वल टू 100, इट्स मीन दैट बी की लोकेशन में क्या स्टोर हो गया 100। ठीक है, ये तो ये इसलिए ये वर्ड यूज़ है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से क्या मुराद है, रैम। जब भी मेमोरी का वर्ड यूज़ होगा इससे मुराद क्या होता है, रैम में। इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी हम ए और बी की वैल्यू कौन दे रहा है, यूज़र, एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। अब नेम मैंने यहाँ क्या लिया हुआ है, ए बी। ठीक है, तो वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले इंशाल्लाह आपके 10th क्लास में जब चैप्टर शुरू होंगे तो वहाँ आप इन चीज़ों को बड़ी डिटेल से देखेंगे कि बेसिकली जब हम कंप्यूटर की मेमोरी में जो हम डाटा स्टोर करवाते हैं तो उस लोकेशन को कोने को नाम देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी x इज़ इक्वल टू 50, तो क्या हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया, उस लोकेशन का नाम क्या रखा x, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया 50। ठीक है, इट इज़ यू टू गिव नेम टू द डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। फिर हमने कहा था कि ये जब हम मतलब मैं कहता हूँ जिन 2 नंबर्स को मैंने सम करना, तो मैं लिखूँगा सेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ स्टूडेंट सपोज इसी को ले लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने क्या ली हुई 10, बी की मैंने क्या ली हुई 100। ये स्टूडेंट क्या करेगा 110 और राइट टू लेफ़्ट यानी एक और लोकेशन बनाएगा और उसका नाम, उसका लेबल हमने क्या कर दिया, उसको नाम दिया हमने सम, और सम के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया स्टूडेंट 110। ठीक है, तो ये इट इज़ यूज टू गिव नेम टू द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ यूज टू अपडेट द वैल्यू एग्जिस्टिंग डाटा। अब अपडेट कैसे किया कि देखें, जब हम किसी वेरिएबल को कोई, वैसे मैंने सम लिया, सम को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन में क्या स्टोर होगा 0। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ किया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो वैल्यू अपडेट होगी, 0 के बजाय क्या हो गया 110, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया वो अपडेट। अपडेट द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द डाटा, यानी डाटा की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू इसको उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट इफ़ एल्स, कंडीशन के लिए इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। मैं कहता हूँ जी इफ़ ए मॉड बी, ये एक ऑपरेटर है, इज इक्वल टू 0, ये एक पूरी कंडीशन लगा दी कि अगर ए को बी से अगर हम मॉड करेंगे तो अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो देन कोई काम होगा। दिस इज़ द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट है जी गो टू, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, इट इज़ यूजली रिक्वायर इन अ लूप। अच्छा, ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि आम तौर पर जब भी हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाते हैं तो 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस में एक तरतीब से कि स्टेप 1 पे ये हुआ, 2 पे ये काम किया हमने, 3 पे ये किया, 4 पे ये किया, एक तरतीब से, इसको हम कहते हैं ये सीक्वेंस में चल रहा है काम, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कि कंडीशन, जैसे ये कंडीशन है ए मॉड बी इज इक्वल 0 देन ये करे वरना ये करे। दूसरा होता है लूप, लूप को हम आइट्रेशन भी कहते हैं कि जिसमें मैं कहता हूँ जी अगर सपोज यही कहता हूँ कि अगर ए बी से बड़ा है तो देन कहाँ चल जाए, देन स्टेप 2 पे चले जाए, देन स्टेप 2 पे जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ए बी से बड़ा तो गो टू स्टेप 2, ऊपर आ गया। फिर कंडीशन चेक करेगा, तीसरे पे आएगा, लास्ट स्टेप पे, चौथे पे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। आज हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। तो इसको हम कहते हैं लूप, यानी आमतौर पे गो टू हम कब, ये बार बार स्टेटमेंट मेरे मुंह में इसलिए आ जाती है, ज़बान में फिसल जाती है गो टू स्टेटमेंट, कि GW बेसिक में एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू बेसिकली क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव हो जाती है। तो ये GW बेसिक प्रोग्रामिंग जो 10th में प्रोग्रामिंग हम करते हैं, तो गो टू बेसिकली एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट तो उसको नहीं कहेंगे, यानी गो टू एक रिजर्व वर्ड है
जो कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने में यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ यू टू डिस्प्ले द वैल्यू, इसमें आउटपुट में क्या होगा, वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। मैंने बताया था कि एक जो नॉर्मली एल्गोरिदम है वो 3 किस्म के काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देख लिया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक एल्गोरिदम किया था टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखें सबसे पहले ये हमारा एक सीक्वेंस वाला एल्गोरिदम है कि स्टेप 1 स्टार्ट किया, इनपुट नंबर्स। अब मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट नंबर नहीं लेते, हम बेसिकली वेरिएबल बार बार मैं कह रहा हूँ, वेरिएबल्स बेसिकली अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे बेस के लिए यहाँ उसने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया बेस, यानी बेसिकली क्या करेगा, एक लोकेशन बनी, उसका नाम हमने क्या रखा बेस, और उसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको दे दी 40। फिर दूसरा मैंने क्या लिया, वेरिएबल हाइट। तो ये कंप्यूटर के हमने पढ़ा था ना कीवर्ड्स में, नोटेशन में, कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बनाता है, लोकेशन बनाता। तो हाइट के नाम से एक और लोकेशन बनी और उसके अंदर मैंने सपोज स्टोर करवा दिया 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने 2 वैल्यूज़, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ी वैल्यू देकर उसको चेक कर रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, सेट एरिया, एक और हमने कीवर्ड लिया एरिया, और उसके अंदर हमने क्या किया, वो हमने किया बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी 40 को ये तकरीबन जो है वो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा तकरीबन 2000 होगा, ठीक है। तो ये एरिया के अंदर स्टूडेंट क्या स्टोर करवाएगा, ये 2000 यहाँ पे स्टोर करवाएगा, ठीक है। और फिर आउटपुट प्रिंट एरिया, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, 2000 स्क्रीन को प्रिंट करवा देगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट, ये स्टार्ट, तो हम स्टार्ट और एंड, और फिर मैंने बताया था कि एंड की जगह पे आप स्टॉप भी लिख सकते हैं, एंड की जगह पे आप स्टॉप भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इनपुट हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, प्रोसेसिंग, और ये स्टूडेंट आउटपुट। ये हमारा सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है, सीक्वेंस सिलेक्शन लूप। तो ये वाला कौन सा है, सीक्वेंस, कोई कहीं ब्रेकेज नहीं हुई, इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हो गया। तो ये आपके फार्मूला टाइप जो है ना एल्गोरिथम होते हैं, जिसमें इसका फार्मूला एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये इक्वेशन टाइप आपके एल्गोरिथम फ्लो चार्ट या प्रोग्राम भी हम आगे चल के जब प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर करेंगे। अब यहाँ पे बेस और हाइट मुझे इनपुट लेनी पड़ेगी, और राइट टू लेफ्ट रिजल्ट किसके पास आएगा, एरिया के पास, उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपका सिलेक्शन, जो है सिलेक्शन से रिलेटेड आपका एल्गोरिथम था कि इसमें हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन करेंगे। सपोज देखें कि इसमें इनपुट 3 नंबर्स, सबसे पहले आपसे जो है, देखिए हम एल्गोरिथम कब पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उस एल्गोरिथम को किस में चेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोडिंग, ठीक है। इनपुट A B C, यानी आप 3 वैल्यू लेंगे। सपोज एक A की वैल्यू मैंने ये ले ली, B की मैंने ये ले ली, C की ये ले ली, और इस तरह आगे उसकी मैं लोकेशन बना लेता हूँ। ये A की लोकेशन है, उसको मैंने लेबल किससे किया, B से, ये B की और ये C की, ठीक है। अब मैं कोई सी वैल्यू इसकी सपोज कर लेता हूँ, A की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ, B की मैं 50 ले लेता हूँ, C की मैं ले लेता हूँ 20। ये मैंने सपोज कर लिया, और ये मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सेट लार्ज टू A, मैंने उसकी देखिए एग्जिस्ट, अब सेट कब यूज़ करते हैं, जब एग्जिस्टिंग वैल्यू में हमने तब्दीली करनी। तो मैंने कहा जी जो A है ये लार्ज है, तो जब तब 3 वैल्यू में मैंने कंपैरिजन करवाना, तो मैंने कहा जी पहली वैल्यू है मेरी सबसे बड़ी है। फिर कंडीशन लगी हुई कि इफ़ अगर B ग्रेटर देन लार्ज, ये वाला B जो है वो लार्ज से बड़ा है। अब B मेरे पास 50 है, A मेरे पास क्या है 10, तो कंडीशन ट्रू है। अगर
कंडीशन ट्रू है तो सेट करे किसको, जो बी है उसको क्या कर दे, लार्ज कर दे। अब जो ए है ये मेरा लार्ज नहीं है, अब मेरा लार्ज क्या बनेगा, बी। ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मैंने कहा जी जो बी है ये अब लार्ज है। ठीक है, तीसरी वैल्यू पे आ जाए, इफ सी ग्रेटर देन, अगर सी ए से, सी ग्रेटर देन लार्ज, अगर सी लार्ज से बड़ा, नहीं बड़ा तो कंडीशन ये फॉल्स होगी, यानी ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। तो मेरा लार्ज कहाँ अवेलेबल है, बी पे, तो आउटपुट लार्ज, तो ये स्टूडेंट मुझे आउटपुट क्या देगा, 50 मुझे देगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम स्टूडेंट कहा था कि इसकी आप इसी तरह प्रैक्टिस करके देखें और फिर इसको चेंज करके भी देखें और तरीक़ों से भी करके देखें। जब आप चेंज करेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ ज़हन में आएंगे। जी, अगली स्लाइड भी चलते हैं। अब है लेक्चर नंबर 28, हमने उसकी एल्गोरिथम की ही प्रैक्टिस करनी है आगे। नेक्स्ट है जी, टू असाइन ग्रेड टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स, कि आपने जो मार्क्स अचीव किए हैं उसी की बेस पे आपने जो है वो ग्रेड निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, स्टार्ट इनपुट नंबर, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप नंबर देंगे, आपका एक वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स और दूसरा क्या है, टोटल मार्क्स, यानी जो भी आप नंबर देंगे वो बेसिकली आपके 2 वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स के अंदर और टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स आप दे देते हैं, सपोज अगर आपके 9th के कंप्यूटर साइंस के 490 मार्क्स हैं तो आप कहते हैं जी मेरे 400 ऑब्टेन मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 490। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि वैल्यू हमेशा किसको देते हैं, इन वेरिएबल्स को, ये जो हम वर्ड सेट करते हैं। सेट परसेंटेज, अब हमने परसेंटेज एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या रखा, परसेंटेज, यानी जो भी आउटपुट आए मेरी इस वेरिएबल परसेंटेज के अंदर आए। तो मैंने कहा जी परसेंटेज क्या निकाले कि जो ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 400। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, उसके साथ डिवाइड करें, टोटल मार्क्स कितनी है, 490 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये पूरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या निकालेगा, परसेंटेज। परसेंटेज कोई भी निकल सकती है, राइट टू लेफ्ट हमारी इस वेरिएबल पी एयर के पास आ जाएगा। अब देखें ये सारी स्टूडेंट आगे कंडीशन लगी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो क्या करें, सेट ग्रेड A1। अब स्टूडेंट ज़हन में रखें कि एक स्टूडेंट की एक ही परसेंटेज होगी। ठीक है, या उसकी परसेंटेज A1 होगी, A होगी, B होगी, C होगी, D होगी, E होगी, या वो स्टूडेंट फेल होगा। तो एट ए टाइम परसेंटेज जो है वो एक ही होगी, परसेंटेज जो है वो अलग-अलग नहीं होगी। तो पहले अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो सेट क्या करे, ग्रेड A1, कि ग्रेड उसका क्या है, A1 है। इसी तरह अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो सेट करे ग्रेड A। अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो सेट करे ग्रेड B। अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो सेट करे ग्रेड C। अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तो सेट करे ग्रेड D। और अगर परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो सेट करे ग्रेड E। और अगर 33 से कम है तो क्या सेट करे, ग्रेड जो है वो F है। अब देखिए स्टूडेंट, इन तमाम में से एक परसेंटेज जो एग्जीक्यूट होगी, अगर उसकी परसेंटेज 7 से तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा जी ग्रेड A है। अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा कंप्यूटर प्रिंट करेगा ग्रेड B है। ये आगे चल के आप जब प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर करेंगे तो इंशाल्लाह इसको हम प्रोग्रामिंग में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। आपके सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि आई होप कि C लैंग्वेज होगी, मगर जो आपकी प्रीवियस 10th क्लास है उसमें जो है वो GW बेसिक में ये सारा किया। मगर आपके अगर आप कोडिंग आप चेक करें अपनी, तो आपकी कोडिंग में जो है वो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि C लैंग्वेज जो आपकी 10th क्लास में जो नेक्स्ट सेशन से होगी। और अगर परसेंटेज जो है वो 50 से ज़्यादा तो C, परसेंटेज 40 से ज़्यादा D, 33 से ज़्यादा E, अगर उससे कम है तो ग्रेड क्या दे, F। अब इन तमाम में से स्टूडेंट एक ही ग्रेड जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है।
और ये आपकी यहाँ पे परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये स्टूडेंट एक आपका ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इसको ज़रा दोबारा एक दफ़ा देख लें, कोशिश करें समझ भी लें इसको। और मैंने आपको बताया था कि जब हमने पहली दफ़ा किया, मैंने कहा था कि इसको आपने क्लास 8th में आपने इससे मिलते जुलते मैथमेटिकल क्वेश्चन किए होंगे, बिल्कुल वैसे ही है ये। ठीक है, आपने इस पूरे क्वेश्चन को अपने रफ रजिस्टर पे नोट करना है और उसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट खुद से करके देखना। बस पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, इन अ फॉर्म देयर आर सम कॉज एंड बर्ड्स। कहता है एक फॉर्म है जहाँ कुछ गायें हैं, कुछ परिंदे हैं। इफ़ टोटल देयर आर टोटल 35 हेड्स, कहता है उसके 35 उसके सारे हेड्स हैं। जो कॉज और बर्ड्स हैं ना, उसमें उसने कहा जी टोटल जो है 35 जो हमें हेड्स हैं और 110 लेग्स हैं, देन हाउ मैनी कॉज एंड बर्ड्स आर देयर। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। ठीक है, उसका मैंने इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में, अब नोट्स में अगर आप देखें तो इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में भी लिखा हुआ, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ताकि दोनों तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, कहते जी कुछ गायें हैं, कुछ परिंदे हैं, उनमें 35 हेड्स हैं और 110 जो हैं वो लेग्स हैं। तो बताएं कितनी गायें और कितने परिंदे हैं। तो देखें, ईच बर्ड हैज़ 1 हेड। जो हेड है ना वो बेशक कॉज का है या बर्ड्स का हेड तो एक ही होगा, लेग्स 2 होंगे। कॉ हैज़ 1 हेड। अब परिंदे जो है ना उनकी लेग्स जो हैं वो 2 होंगी, मगर जो कॉज हैं उसकी लेग कितनी होंगी, 4 होंगी। कुछ पॉइंट देख लीजिएगा, जब मैं रीडिंग करूंगा साथ साथ उसको देख लीजिएगा। आप अपने नोट्स भी यकीनन आपने सामने खोल के रखे होंगे कि एक जो बर्ड है उसका एक हेड होगा, 2 लेग्स होंगे, जबकि जो एक कॉ है उसका एक हेड है और 4 जो है उसकी लेग्स हैं। ये मैंने पॉइंट सर्कल कर दिए। ठीक है, दोबारा देख लें, एक बर्ड के एक हेड, 2 लेग्स, कॉ का एक हेड, 4 लेग्स। अब हम इसका एल्गोरिथम बना रहे हैं। स्टार्ट किया, सपोज किया नंबर ऑफ कॉज आर एक्स एंड बर्ड्स आर वाई। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 8th की मैथ में किए हुए हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न से इसको किया गया है कि सपोज करें कि टोटल कॉज एक्स हैं, टोटल बर्ड्स वाई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स, अब उसने टोटल नंबर ऑफ हेड्स बताए हुए 35। तो हेड्स आर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स किसको शो कर रहा है, कॉ को, वाई किसको शो कर रहा है, बर्ड्स को। तो टोटल हमारे पास हेड्स कितने होंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इसी तरह टोटल लेग्स आर, उसने मुझे बताया कि 110 है, तो टोटल लेग्स आर 110, देन 4x प्लस 2y। ठीक है, 4x प्लस 2y, इसमें हमने ये किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये जो आपके 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110, मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3/2। जो स्टेप 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास स्टूडेंट आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरे पास जब उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सब्ट्रैक्ट स्टेप 5। अब स्टेप 5 मेरे पास कौन सा है, ये वाला जी, स्टेप 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सब्ट्रैक्ट स्टेप 5 फ्रॉम स्टेप 4। स्टेप 4 मेरा ये है। ठीक है, तो ये अगर हम ये करें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110, और जो आपका स्टेप 5 है वो कौन सा है जी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, इसमें आप जैसे आप मैथ में करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये तो वैसे कट जाएगा, तो ये आएगा 2x और 110 माइनस 70, ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 40। ठीक है,
और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा x इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ये यहाँ निकली हुई है पूरी। ये आपने जिस तरह मैंने मैथमेटिकली कि आपने भी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखना है, ऐसे बिल्कुल करके, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x 20 इंटू एक्स प्लस वाई, ये पहली वाली क्वेश्चन में x प्लस वाई में हमने इसकी वैल्यू रखनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 20 फीड कर दी, x की वैल्यू 20 निकाली मैंने, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो मैंने y की वैल्यू निकाली, y को इधर ले आया, y इज इक्वल टू 35 माइनस 20। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50। तो हमने क्या निकाला कि टोटल नंबर ऑफ कॉज जो हैं वो स्टूडेंट कितनी होंगी 20, और टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्टूडेंट कितनी होंगे 50। ये स्टूडेंट हमने आंसर निकाला। आपने स्टूडेंट ऐसे ही इसको ना, जिस तरह मैंने आपके सामने ये टोटल मैथमेटिकल वर्किंग की हुई, आपने भी इसको खुद से ऐसे करके देखना है, ठीक है, कि एक एक वैल्यू को खुद से फीड करके आपने इसको स्टूडेंट ज़रूर देखना है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट कब कहते हैं? एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। कि अब ये शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट कब कहते हैं, कि कोई भी काम करने के लिए हमें बड़े कम स्टेप, मतलब एक एल्गोरिथम है उसको करने के लिए हमें 20 स्टेप चाहिए, एक एल्गोरिथम उसको काम करने के लिए हमें वही काम करने के लिए 5 स्टेप चाहिए, तो हम कहेंगे एफिशिएंट कौन सा है, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। दूसरा, स्पेस यूज एंड कंप्यूटर मेमोरी। कुछ एल्गोरिथम ऐसे होंगे, अब स्पेस यूज एंड कंप्यूटर मेमोरी से क्या मराते हैं, जो हम वेरिएबल लेते हैं, मतलब A B C 3 वेरिएबल, इसमें 3 लोकेशन हम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो वो आपके एल्गोरिथम जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस बहुत कम लेते हैं, हम कहते हैं यार ये एल्गोरिथम भी ठीक है। पहला तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट इज टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप टू रीच रिजल्ट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस एंड कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी हम कब लेते हैं, जब हम वेरिएबल बना देंगे। मैं कहता हूँ जी सेट एवरेज इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। देखिए अब ये कितनी स्पेस बनी, एक A की स्पेस, B की, C की, फिर कैलकुलेशन हुई, फिर राइट टू लेफ्ट एक कंप्यूटर की मेमोरी में A भी एक वेरिएबल बना, ठीक है। एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इज कंसीडर मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेसेस। फिर कहता है दूसरा तरीक़ेकार कि वो एल्गोरिथम जो कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल की सूरत में रैम के अंदर बड़ी कम स्पेस लेता है, उसको भी हम एफिशिएंट कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बात अब ऐसे भी होता है कि दैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस, जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस बहुत कम ले रहा है, एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, मगर वो स्टेप बहुत ज़्यादा है। वेयर एन अदर एल्गोरिथम टेक मोर मेमोरी एंड हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। बाद दफ़ा ये होता है कि स्टेप्स बहुत कम है मगर स्पेस ज़्यादा ले रहा है, बाद दफ़ा ऐसा कि स्पेस बहुत कम ले रहा है मगर स्टेप बहुत ज़्यादा है। इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी। ऐसे सूरत में एक ट्रेड बन जाता है, आपकी मर्ज़ी। अब फिर डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे, प्रोग्रामर पे, क्योंकि जब एक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोग्राम बना रहा होता है उस पर डिपेंड करता है वो कौन सी लॉजिक कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। वो ऑल इन ऑल होता है, वो देखता है, फिर बेनिफिट देखता है कि इसको किस तरीके से बेहतर से किया जा सकता है। बाद दफ़ा वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स वाले, जो कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स वाले को चूज़ कर लेता है। बाद दफ़ा वो क्या करता है, जो कम मेमोरी स्पेस ले रहा है उसको चूज़ कर लेता है। वो डिपेंड करता है उस पर कि वो कौन सी जो है वो चीज़ को बेहतर लेना चाहता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक लेस स्पेस इन मेमोरी एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, वेयर अदर एल्गोरिथम टेक मोर मेमोरी हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड। तो ट्रेड है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा जो है वो बेहतर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका एल्गोरिथम वाला टॉपिक था, इसमें ये एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स और स्पेस वाला, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। इसमें ये एल्गोरिथम मैंने आपको बताया मार्क्स वाले। अब ये सारे एल्गोरिथम तो नहीं है जो टेक्स्ट बुक में, मगर तकरीबन सारे हमने इसको कोशिश की है कि उसको कवर की। ये कॉ वाला ये मैंने बताया था कि जिसमें लेग्स और कॉ वाले, इसको आपने क्या करना है, खुद से
रफ रजिस्टर पे नोट करके, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिकल, और मुझे पता है कि आपने क्लास 8th में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। जस्ट मैंने उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे क्या किया हुआ है, फिर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।